नमस्कार मित्रों एवं दर्शकों, आप सभी का इंडोलॉजी एंड इंडियन हिस्ट्री चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और ये थानेसर के महाराजा हर्षवर्धन से संबंधित है। जैसा कि हम सब जानते हैं, ब्रिटिश टाइम के दौरान हर्षवर्धन के विषय में एक थ्योरी प्रचलित हुई जिसके अनुसार हर्षवर्धन एक बैस राजपूत थे। तो आज हम इसी के विषय में चर्चा करेंगे और सबसे पहले हम आपके साथ यहाँ साझा करेंगे बिंगले की हैंडबुक ऑफ राजपूत से बैस राजपूतों के बारे में जानकारी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, बिंगले बोलते हैं कि ओरिजिनल होम ऑफ द बैस वॉज एट मांगी पट्टन इन द डेक्कन। तो यदि हम आज के मानचित्र पर इस जगह को पहचानने की कोशिश करते हैं तो अहमदनगर ज़िले में मूंगी पैठन नाम के स्थान से ये आइडेंटिफाई होता लगता है। तो बिंगली यहाँ बोल रहे हैं कि सबसे पहले बैस राजपूत जब अवध में आए तो अहमदनगर ज़िले में या दक्खन में मूंगी पैठन नाम के स्थान से आए, वो थानेसर से नहीं आए। और दूसरी बात, ये मूंगी पैठन से अवध पहुँचे, ये 13वीं शताब्दी के मध्य में पहुँचे, 1250 के आसपास। कहने का मतलब है कि ना तो बैस राजपूत अवध में थानेसर की दिशा से आए और ना ही ये हर्षवर्धन के समय में आए। यदि हर्षवर्धन बैस होते तो यहाँ बिंगली ऐसा लिखने की बजाय कि बैस राजपूत अवध में मूंगी पैठन से 13वीं सदी के मध्य में पहुँचे, वो बोलते कि बैस राजपूत अवध में थानेसर से 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के समय में पहुँचे। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि हर्षवर्धन ने कन्नौज पर कब्जा कब लिया था। कन्नौज कैंपेन। ऑफ हर्ष। यहाँ से पता चलेगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम हर्षवर्धन के विकिपीडिया पेज को यहाँ थोड़ा सा रेफ़र करेंगे। तो यहाँ आप देखिए कि जो हर्षवर्धन थे, ये 590 ईस्वी के आसपास पैदा हुए थे और इन्होंने जो है थानेसर पर अपने जीवन में जल्द ही कब्जा ले लिया था, क्योंकि जब हम हर्षचरित पढ़ते हैं तो वहाँ हमें उल्लेख मिलता है कि हर्ष उस समय बच्चे ही थे जब इनके पिता का देहांत हो गया और इनके जियाजी को धोखे से कन्नौज में मार दिया गया, जिसके पश्चात बड़े भाई राज्यवर्धन ने वहाँ जा कर के शत्रुओं को दंड देने की चेष्टा की। वो विजयी रहे, परंतु उन्हें भी वहाँ धोखे से मार डाला गया, जिसके बाद में हर्षवर्धन ने अपने ममेरे भाई भांडी को लगभग 10,000 घुड़सवारों के साथ थानेसर से भेजा और स्वयं हर्षवर्धन अपनी बहन राजश्री को ढूंढने के लिए विंध्याचल की तरफ निकले। तो ये सब इतिहास हम जानते हैं। इन सब घटनाक्रम के दौरान हर्ष की आयु मुश्किल से 16-17 वर्ष की थी, बहुत जवान थे। यानी कि हम यहाँ अनुमान लगा सकते हैं कि हर्षवर्धन ने कन्नौज पर लगभग 607 ईस्वी 608 ईस्वी में कब्जा ले लिया था। तो
एक बार पुनः आपको हैंडबुक ऑफ राजपूत पर ले जाते हुए दिखाते हैं। यदि हर्षवर्धन बैस राजपूत होते तो यहाँ पर 13वीं सदी के बजाय 7वीं सदी के शुरुआत की बात होती, और यहाँ मूंगी पैठन के बजाय थानेसर की बात होती। तो ना ही तो यहाँ पर थानेसर का कुछ जिक्र है और ना ही 7वीं शताब्दी का। तो यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हर्षवर्धन बैस राजपूत कदापि नहीं थे। फिर अगली बात आती है कि क्या हर्षवर्धन वैश्य थे। इस विषय में आपको फिर से हम हर्षचरित से कुछ जरूरी जानकारी दिखाते हैं। तो ये हम यहाँ पर हर्षचरित, बाणभट्ट के हर्षचरित आपको आर्काइव से दिखाएंगे। तो इसके अंदर हम सबसे पहले आपका ध्यान हर्षवर्धन की एक इंस्क्रिप्शन की तरफ ले जाएंगे। ये इंस्क्रिप्शन इनकी मधुबन में प्राप्त हुई है, जिसको मधुबन कॉपर प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। तो हर्षवर्धन मधुबन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। तो यहाँ देखिए कि ये जो हर्षवर्धन का शिलालेख है, यह मध्य उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में मिला है, और इस शिलालेख की जो लिपि है वो ब्राह्मी है और ये संस्कृत में लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बोलते हैं ओम स्वस्ति, और फ्रॉम द ग्रेट मिलिट्री कैंप एट Kapitika with boats, elephants and horses, it was announced there was महाराज नरवर्धन। तो यहाँ हर्षवर्धन के सबसे पुराने पूर्वज का जो जिक्र है वो नरवर्धन जी का है, महाराज नरवर्धन। तो इनकी अर्धांगिनी हुई वज्रणी देवी, और उनसे महाराज राजवर्धन पैदा हुए, जो कि भगवान सूर्य के परम आदित्य भक्त थे। उनकी अर्धांगिनी अप्सरा देवी हुई, जिनसे महाराज आदित्यवर्धन पैदा हुए, फिर से परम आदित्य भक्त थे। उनके जो परम प्रतापी पुत्र हुए वो हुए परम भट्टारक महाराज आधिराज प्रभाकर वर्धन, और इनकी माता थी महासेन गुप्ता देवी। ये भी परम आदित्य भक्त थे, और ये वर्णाश्रम के संस्थापन में सुदृढ़ और रत थे। तो इनके फिर दो पुत्र हुए, एक महाराज अधिराज राज्यवर्धन जो हर्षवर्धन के बड़े भाई थे, और दूसरे स्वयं महाराज हर्षवर्धन। तो इस पूरे विवरण से हम देख सकते हैं कि इनके कुल में लगभग सभी इनके पूर्वजों को परमादित्य भक्त बताया गया। और यहाँ पर जो हर्षवर्धन है, इनको स्वयं जो है वो
परम माहेश्वरो माहेश्वर मतलब महादेव, महादेव के पुजारी बताया गया है। तो इस प्रकार से जो ये कुल है, ये रुद्र एवं आदित्य कुल है, यानी कि ये थानेसर के रोड़ों से संबंध है। थानेसर में आज भी रोड समुदाय रहता है, जिनका कि बिल्कुल थानेसर के बगल में एक बहुत बड़ा गांव है अमीन, जहाँ पर कि सूर्य कुंड मौजूद है। वो भव्य सूर्य कुंड एवं अमीन के लोगों का गोत्र बच्छस होना, जिसका कि हर्षचरित के द्वितीय उच्छ्वास में उल्लेख है, जहाँ पर बाणभट्ट बोलते हैं वत्सीय वत्सपाल। इस प्रकार से वो द्वितीय उच्छ्वास, जो कि पूरा हर्षवर्धन की लीनियज से संबंधित है, उसके लगभग पहले या दूसरे पैराग्राफ के अंदर इस प्रकार का वर्णन आता है, वत्सीय वत्सपाल। इसको हम वत्स गोत्र के वत्सपाल या बछड़ा पाल के रूप में समझ सकते हैं। और यहाँ पर जो बछड़ा है वो असल में प्रजा रूपी बछड़ा, यानी कि वत्स गोत्र के राजा। इस प्रकार से द्वितीय उच्छ्वास के पहले पृष्ठ पर ही वत्स गोत्र के राजाओं का उल्लेख आता है। और यही वत्स गोत्र आज भी अमीन, जो कि थानेसर से लगभग 6 किलोमीटर पर है, वहाँ के रोडों में आज भी ये मौजूद है। और साथ ही में सूर्य कुंड, यहाँ तक कि अंग्रेजी काल में जो अम्बाला के चौहान थे, उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम बच्छस गोत्र के सूर्यवंशी हैं। तो उस प्रकार के जो सूर्यवंशी बच्छस हैं, वो सिर्फ अमीन में जो बच्छस गोत्री चौहान रोड है वही है। तो हमारे अनुसार यही हर्षवर्धन की जो है पहचान है। इसके अलावा इनकी रिश्तेदारियों पर गौर करते हैं तो इनकी बहन का विवाह कन्नौज में मौखरी कुल में हुआ। तो जो मौखरी कुल है, ये अपने आप को 100 पुत्रों वाले अश्वपति से बताते हैं। चलिए आपको इस विषय में भी एक प्रमाण दिखाते हैं। देखिए, ये मौखरी वंश के बारे में ये यहाँ पर जानकारी है, और इसमें हम जो है आपको प्रयास करेंगे। चलिए, यहाँ तो कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, परंतु हमारे पास एक पुस्तक है, इसका नाम है कन्नौज का इतिहास। तो इसके अंदर से आपको बताते हैं इसके बारे में। कन्नौज के बहुत सी वंशों का वर्णन है। पृष्ठ नंबर 16 पर तो ये देखिए, यहाँ से आपको पढ़कर बताते हैं। हु वर द मौखरीज। इस पुस्तक का नाम है कन्नौज का इतिहास, और हम इस समय पृष्ठ संख्या 28 पर पढ़ रहे हैं। Who were the Mokris? Both Vaman and Kayet, the famous expositors of the Paninian system of grammar, take the term Mokharia as a patronymic, signifying the descendants of Mukhar, who must have been the Adipurush, or the first to bring his family into prominence, and thereby caused it to be known after his name. It is not possible to determine whether Mukhar was a proper or an attributive name. Dr. Hiranand Shastri, however, definitely assumes that it was a surname, and the man was so called for being a leader, or for his fighting in the forefront of the armies which he led into action, as it is such characteristics only which would go to make a man the founder of a line. It is interesting to note that Barn also considers Mukhar to be the progenitor of Grey Herman's line,
as Pushyavati was of the Thaneshwar dynasty. But the Haraha inscription appears to trace the origin to another remarkable personage, since it informs us that the Mughal princes who have vanquished their foes and checked the course of evil are the descendants of the 100 Sons, whom King Ashwapati got from Vaivasvat and who were conspicuous on account of their excellences. Ancient Indian literature doubtless knows of many individuals with the name Ashwapati, but it is difficult to ascertain whom the author of the Prashasti had in view. The learned editor of the Haraha inscription further connects this dynasty with the solar race. He thinks that Vaivasvat, from whom Ashwapati obtained the 100 Sons, is the seventh Manu, supposed to be born of the sun and to preside over the present age. तो यहाँ पर कुछ हमें वर्णन मिला है, परंतु इसमें हम ज़रूरी नहीं है कि जो लेखक ने कहा है उसी से सहमत हैं। यहाँ तक हम लेखक की बात को मानते हैं कि मौखरी जो है ये अश्वपति के वंश में है, परंतु ये अश्वपति कौन है इसके बारे में हमारी राय है कि ये काशी के प्राचीन राजा भद्रश्रेण हैं, जिनके 100 पुत्र थे। और ये भद्रश्रेण जो है इनके साथी है वंश से भी थे, इसीलिए इनको हैपति अश्वपति भी बोला जाता है। इनकी लड़ाई दिवोदास से हुई थी, जिसमें दिवोदास ने इनके 99 पुत्रों को मार दिया था, परंतु 100वें पुत्र दुर्दम वहां पर बच गए थे, क्योंकि उनकी आयु उस समय बहुत छोटी थी। तो हम यहाँ पर ये धारणा देते हैं कि ये जो अश्वपति मौखरी कुल के पूर्वज हैं, ये और कोई नहीं भद्रश्रेण है, जो कि रोड जाति के भाटों के अनुसार एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोड रूलिंग हाउस जो हुआ उसके संस्थापक भी हैं। और इन्हीं के कुल में एक मोहरी नाम के राजा हुए। तो मोहरी से ही हमारा मानना है कि मौखरी एवं मोहरी से ही मोहरिया और मौर्या, तो ये दोनों वंशों का उद्भव जो है मोहरी से ही हुआ। और इसमें कनिंघम जो है, अलेक्जेंडर कनिंघम, वो कुछ हद तक हमारे साथ सहमत हैं, क्योंकि कनिंघम का भी मानना था कि मौखरी एवं मौर्य कुल में कुछ संबंध है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हर्षवर्धन की बहन का रिश्ता जो है वो भी रोड़ों से संबद्ध मौखरी कुल में हुआ था, एवं वे स्वयं थानेसर में थे। और उनकी मधुबन कॉपर प्लेट से प्रतीत होता है कि वे सूर्यवंशी रोड थे, जबकि मौखरी जो है वो चंद्रवंशी रोड थे। इस प्रकार की कुछ बात हर्षचरित में भी मिलती है, जहाँ बाणभट्ट ये राजश्री का गृहवर्मन के साथ रिश्ता जो है उसका वर्णन करते हुए इसी प्रकार से बात करते हैं कि यहाँ पर सूर्य कुल का चंद्रकुल के साथ मिलन हो रहा है। तो ये सब कुछ बातें हैं, इनके बिना पर हमारा मानना है कि ये जो हर्षवर्धन थे, थानेसर के राजा हर्षवर्धन महाराज सम्राट, जो कि एक तरह से उत्तर भारत के अंतिम चक्रवर्ती सम्राट भी थे, क्योंकि इन्हें सकल उत्तराधिपतनाथ बोला गया है। साथ ही में यद्यपि पुलकेशिन क्लेम करते हैं कि उन्होंने इन्हें रोक दिया था, परंतु हमें हर्षवर्धन की तमिलनाडु तक पहुंचने की बात की पुष्टि कुछ प्रमाणों से मिलती है, जो कि तमिलनाडु में उपलब्ध हैं। तो इसलिए हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये पूर्ण चक्रवर्ती थे, एवं ये थानेसर के रोड़ों से संबद्ध थे। साथ ही में इनके रिश्तेदार मौखरी जो कि कन्नौज के थे, वो भी रोड़ों की चंद्रवंशी लाइन से संबंधित थे। तो इनकी और दूसरी रिश्तेदारियों की भी बात करते हैं, जिससे कि ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि इनकी जातिगत एफिलिएशन क्या थी। तो जैसा कि हम जानते हैं, इनकी मधुबन कॉपर प्लेट के अंदर
महासेन गुप्त देवी का भी वर्णन मिलता है, जो कि महाराज प्रभाकर वर्धन जी की माता थी। तो महासेन गुप्ता देवी जी जो है वो गुप्त कुल से थी, एवं साथ ही में हमें ये भी वर्णन मिलता है हर्षचरित के अंदर कि प्रभाकर वर्धन जी ने अपने दोनों पुत्रों के लिए, राज्यवर्धन एवं हर्ष के लिए, 2 गुप्त राजकुमारों को रख लिया था, जो कि हमेशा उनके साथ में बचपन से ही रहते थे। इनमें से एक माधव गुप्त जो है वो हर्ष के अति प्रिय थे। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि गुप्त वंश में इनकी शादी ब्याह एवं साथ ही में गुप्त राजकुमारों को थानेसर में रखना, कि ये बहुत ही नज़दीकी रिश्ता है। तो गुप्त वंश में ऐसा और क्या मिलता है जिससे कि हमें ये पता चले कि वो भी इसी समुदाय से हैं जिससे कि हर्ष एवं कन्नौज का मौखरी कुल है। तो गुप्त वंश में एक प्रकरण है जिसमें कि रामगुप्त जो थे, उनकी जो पत्नी थी, उनके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ विवाह होता है उनकी मृत्यु के पश्चात। तो इस प्रकार के जो एक प्रथा है वो सिर्फ जो कुरु पांडव टाइप के प्रकार के जो क्षत्रिय हैं जिनका संबंध रोड़ों से है, क्योंकि देखिए यहाँ पर यह भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जो महाराज कुरु थे उनके बहुत ही प्राचीन पूर्वज थे रुद्राश्व। तो ये रुद्राश्व जो है यही अपभ्रंश में रोडाश्व हो जाता है, जिसका कि हमें प्रमाण शाहनामा में भी मिलता है। शाहनामा में भी यदि हम देखेंगे तो लोरास्प अर्थात रोडाश्व जो है वो जो पर्शियन एम्पायर की जो लाइन थी उनके एक अति प्राचीन पूर्वज के रूप में जाने जाते हैं, जिनके पुत्र जो विस्ताश्व थे उन्होंने फिर राज्य का बहुत बहुत विस्तार किया था। तो ये रुद्राश्व के होने से स्कूल की वंशावली में हमें पता चल जाता है कि जो महाराज गुरु थे वो भी रोड ही थे। और यहाँ से भी पता चलता है कि इस प्रकार का उल्लेख हमें पुराणों में मिलता है कि महाराज गुरु बार बार कुरुक्षेत्र की अति पवित्र धरती को जोत रहे थे हल से, और जोतते जोतते उन्होंने वहाँ पर ब्रह्म सरोवर बना दिया, और अंत में महाराज इंद्र ने उनको वरदान दिया जिससे कि वो राजाधिराज महाराज बन गए। तो ये जो पूरा जो इस प्रकार का वृत्तांत पुराणों में मिलता है, ये वही वृत्तांत है जिसके माध्यम से जो हरियाणा क्षेत्र के जो रोड थे वो राजन्य वर्ग में आए। तो आज भी आप देखेंगे तो ये बिरादरी ऐसी है जो क्षत्रिय तो है परंतु खेती में भी ये लोग माहिर है। इसी कारण ब्रिटिश जगह के गजटेयर्स में कई बार मिलता है कि इनके ग्राम जो है बहुत ही सुखी होते थे, क्योंकि वहाँ पर मेहनत के कारण लोगों के पास खाने पीने का अभाव नहीं होता था, और ये समृद्ध भी बहुत थे, इनके गांव समृद्ध थे। इस प्रकार का वर्णन आप जो है करनाल इत्यादि के गजटेयर में अंग्रेजी समय से देख सकते हैं। तो वही हम बोल रहे थे कि जो रामगुप्त की जो धर्मपत्नी थी उनका विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ हुआ, उस प्रकार का जो एक रिवाज है या परंपरा आप कह लें, जिसमें कि बड़े भाई की धर्मपत्नी को छोटे भाई के साथ विवाह करना होगा, तो ये जो है क्षत्रियों में सिर्फ रोड़ों में ही है जो कुरु पांडव लिनियज से संबंधित है। सिर्फ उसी लाइन में ही इस प्रकार की बात है, क्योंकि कुरु पांडव जो वंश है उसके अंदर हम पांडवों में भी ये देख सकते हैं कि पांचों भाइयों ने अपनी माता के कहने पर एक ही स्त्री के साथ विवाह किया था। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि ये जो गुप्त जो साम्राज्य है, वंश है, उसका भी संबंध इसी जाति से है जिससे कि हर्षवर्धन एवं कन्नौज के मौखरियों का संबंध है। यानी कि ये जो पूरा उस समय का जो भारतीय
राजनीति था, जो भारतीय जो राजनीति थी उस समय की, वो इस जाति के द्वारा पूरी तरह से डोमिनेटेड थी। और इनका जो है बहुत हद तक जो है इनका दमन सिर्फ जो अफ़गानिस्तान में गज़नी ने पहले आधिपत्य जमाया हिंदू शाहियों को हराकर, और उसके बाद में जब गौरी ने उत्तर भारत में तरावड़ी में लड़ाई जीती, और उसके बाद चंद्रावल में लड़ाई जीती, और फिर उसके बाद कालिंजर में लड़ाई जीती, इन 3 लड़ाइयों के बाद जो है अंततः इस बहुत ही उज्जवल जो एक इतिहास था उसका अंत हुआ। तो इसके साथ ही हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ हर्षवर्धन के बारे में कुछ अच्छी जानकारी, रोचक जानकारी मिली है। और आप इस वीडियो को भविष्य में ज़रूर ध्यान में रखिएगा जब भी आप हर्षवर्धन के विषय में सोचें। तो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शीघ्र ही हम आपके लिए कोई और अच्छी सामग्री लेकर के उपस्थित होंगे। आपका दिन या रात्रि शुभ रहे।